दोस्तों इस पार्ट में हम लोग पार्ट 30 में परसेंटेज के पार्ट 30 में हम लोग इस सवाल को डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हमने पार्ट 29 में उस सवाल को पढ़ दिया है। फिर एक बार पढ़ के आपको बता देता हूँ। देखिए, आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि राम का व्यय और बचत 3 अनुपात 2 के अनुपात में है। सवाल बहुत बढ़िया है, इसको थोड़ा ध्यान से लगाएंगे दोस्तों। कह रहे हैं कि राम का व्यय और बचत 3 अनुपात 2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, ठीक है, और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है? 7%, 10%, 9% या 13%। तो चलिए सवाल को लगाया जाए। मुझे कॉपी पेन लेने की थोड़ा सी नीड है, तो इधर ये कॉपी मेरी आ गई। इधर सवाल को दोस्तों बता देता हूँ मैं आपको। राम की आय में बचत लिखेंगे। सवाल थोड़ा सा लंबा है, लेकिन दोस्तों लगाने की कोशिश मैं करता हूँ। क्या 52वां क्वेश्चन है दोस्तों, 52 क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ अपने आप को। तो 52वां क्वेश्चन दोस्तों है, हम लिखेंगे राम की आय और बचत में अनुपात। राम की आय और बचत में अनुपात। दोस्तों अनुपात क्या है? 3 अनुपात 2 है। कितना अनुपात देख लेंगे इधर से, 3 अनुपात 2 तो ही यहाँ पे लिख देंगे। अनुपात बराबर 3 अनुपात 2। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो माना राम का व्यय कितना है? 300-200 में हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना दोस्तों? पेन ख़त्म हो गई क्या? दूसरी पेन ले लें। तो राम की आय, ये सवाल था, राम की आय और बचत में अनुपात 3 अनुपात 2 है। ठीक है, तो हम इसलिए हम लोग मान लेंगे। इसलिए माना राम का व्यय, माना राम का व्यय दोस्तों लिखेंगे। माना राम का व्यय रुपया कितना है? 300। राम की आय और बचत कह रहा था, आय मान लीजिए। माना राम का व्यय हमें माना है, राम का व्यय 300 रुपया है और बचत 200 रुपया लिख लेते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। बचत 200 रुपया, कोई दिक्कत। राम के आय और व्यय में अनुपात 3 अनुपात 2 है। राम के आय और व्यय में अनुपात 3 अनुपात 2। ठीक है दोस्तों, इसलिए राम की कुल आय, यहाँ पे थोड़ा सा, जी हाँ, इसलिए राम की कुल आय लिखेंगे। राम की कुल आय, इसलिए राम की कुल आय बराबर क्या? 300 रुपया है। अब प्लस 200 रुपया जोड़ देंगे तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा दोस्तों? 500 रुपया यहाँ से निकल के आ जाएगी। आय में 10% की वृद्धि, ठीक है ना? आय में 10% की वृद्धि बराबर नई आय लिख सकते हैं। आय में 10% की वृद्धि यहाँ पे लिखिए दोस्तों। आय में कितने परसेंट की? 10% की क्या हो? 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि। आय में 10% की वृद्धि, नई वृद्धि, जिसको हम बराबर नई वृद्धि कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, नई वृद्धि। अच्छा साथियों, नई वृद्धि या नई आय कर सकते हैं। नई आय बल्कि लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या है? 500 है ना हमारा। 500 इंटू 100 का है तो 110 हो जाएगा। 10% की वृद्धि में 110 हो जाएगा ना, समझ में आई बात? अच्छा दोस्तों, अब क्या हो जाएगा?
एक शून्य से ये शून्य काट लीजिए आप, एक शून्य से ये शून्य काट लीजिए आप। देखिए तो बचा आपके पास क्या, 11 शून्य शून्य, 11 पचे 55। बात समझ में आई दोस्तों, 550 आ जाएगा रुपया। यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों। अब ये कैसे गुणा किया गया आपको समझना चाहिए। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यानी 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 1 शून्य से यह शून्य कटा, 50 बेटा और 11 50 दहा में 500, और अगर 10 बचे 50 तो वही मैंने लिखा 550। गुणा करने इस तरीक़ा से आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। चलिए ठीक है, 550 रुपया हमारे पास आ गया। व्यय में 12% की वृद्धि पर नया व्यय, इसको लिखा जाए। थोड़ा सवाल लॉन्ग है लेकिन बाय प्रोसेस हम जा रहे हैं, बाय मेथड। ट्रिक पे तो हम झटके में हल कर देंगे लेकिन मज़ा नहीं आता है। व्यय में 12% की वृद्धि, 12% की वृद्धि, व्यय में 12% की वृद्धि पर नया व्यय, पर नया व्यय। ठीक है दोस्तों, नया व्यय क्या है, 12% की वृद्धि। ठीक है दोस्तों, 12% की नया व्यय। तो हम कितना वृद्धि, कितना हमारे पास है, आय में 12% की वृद्धि पर नया व्यय। तो हमारा राम की कुल आय 300 प्लस 200 है, तो 300 इंटू ये हमारा हो जाएगा 300 इंटू 12% की वृद्धि माने 112 हो जाएगा दोस्तों, बटे 100 आपका है ही है। 2 शून्य से देखिए 2 शून्य कटेगा। अब 3 एकड़ 3, 12 3 36, 336 रुपये निकल के आ गया यहाँ पे दोस्तों। अच्छे साथियों, इसके बाद क्या, नई बचत यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए नई बचत, इसलिए नई बचत, इसलिए नई बचत बराबर क्या, नई बचत हमारा आया 550 माइनस के 336 घटाएंगे तो हो जाएगा 10 में 6 4 के 5 बचा है, 4 3 जाए 1 के, और इसे हासिल दिया है 4 में से नहीं इधर 5 में से 3 जाए 2 के 3 2 5, 214 आएगा। 214 आ गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, बचत में कुल वृद्धि, तो बचत में कुल वृद्धि लिखेंगे, बचत में कुल वृद्धि लिखेंगे दोस्तों, कुल वृद्धि, बचत में कुल वृद्धि लिखेंगे। ठीक है साथियों, बचत में कुल वृद्धि क्या है, बचत में कुल वृद्धि बराबर क्या, 214 रुपया आपका आया है, और 200 रुपया कहाँ से हमने क्या निकाला, 200 रुपया बचत है ना इधर दोस्तों, वो ये तो 214 में से 200 निकालेंगे तो 14 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 14 रुपया हमारा बच रहा है। तो बचत में वृद्धि, अब हम जानते हैं हमारा फार्मूला, बचत में वृद्धि, फार्मूला याद रखेंगे सभी साथी, बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि दोस्तों। ठीक ना, बचत में वृद्धि क्या होता है, एक फार्मूला आप याद रखेंगे, कुल वृद्धि। ठीक है दोस्तों, कुल वृद्धि, डाट पेन है राइटिंग नहीं बैठ रही, कुल वृद्धि यहाँ पे इंटू 100 प्रारंभिक मान। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको किताबों में दिया गया होगा, आप देख लेंगे प्रारंभिक मान, घबराएंगे नहीं। ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ें आप दोस्तों इतना कर लेते हैं ना, तो बचत में कितना बचत आया हमारा 14, तो 14 इंटू 100 हम करेंगे ही। ठीक है ना, बटे क्या है, 12% की वृद्धि है। ठीक है ना, 12% कह रहे हैं 200, ये है ना आपका, शून्य से शून्य कटेगा आपका, शून्य से शून्य कटेगा आपका, 2 एकड़ 2 7 14 7, और 7% हमारा आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये देखिए 7% किताब में आया है कि नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 7% ए वाला क्वेश्चन में आया है। ठीक है ना, SSC FCL 15/4/2012 को क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। 53वां क्वेश्चन है, 53वां क्वेश्चन मैं बताऊंगा। 53वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लिखा है अरविंद अपनी आयु का 75% खर्च करता है। अरविंद अपनी आयु का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में
10% की वृद्धि कर देता है, तदनुसार उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। अरविंद अपनी आय का 75%। चलिए दोस्तों, इसको करता हूँ मैं लगाने